हेलो फ्रेंड, कल हम लोगों ने फंक्शन के बारे में बहुत कुछ समझा। आज हम थोड़ा सा एग्जांपल, एक फंक्शन का एग्जांपल लेके उसके बारे में ये बताते हैं कि कैसे फंक्शन को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यदि कोई फंक्शन इस तरीके से आप लोगों को गिवन हो, ठीक है। मान लेते हैं कोई फंक्शन इस तरीके से गिवन है कि 2, 3, 4, मतलब 2, 1, ये सब ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में गिवन है। अब हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन है या नहीं है ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग एक दो सेट बना लेते हैं। एक मान लेते सेट ए हो गया और दूसरा सेट बी हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2, 3, 4, यहां पे हो गया, ये हो गया 2, अब ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 and 2 and 3, यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 का रिलेशन 1 से है, मतलब 2 का रिलेशन 1 से है, और 3 का रिलेशन 2 से है, और 4 का रिलेशन 3 से है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक 2 के वैल्यू के लिए, मतलब इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए या इस सेट बी में एक एक इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज, ये एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है और हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब इसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है इस तरीके से डिफाइंड है, एफ सच दैट यहां से रियल नंबर में डिफाइंड है। अब कल हम लोगों ने समझा था कुछ, यदि कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में या फिर किसी भी नंबर सिस्टम से रियल नंबर में डिफाइन होता है तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस वाला हो गया, ये वाई एक्सिस वाला पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हाई स्कूल में पढ़ रहे थे कि इस चीज को कोऑर्डिनेटिंग कैसे करें, उसी तरीके से बस इसमें भी रिप्रेजेंट करते जाना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 2, तो यहाँ पे 2 है और ये किससे रिलेट कर रहा है, 1 से, मतलब यहाँ पे, मतलब ये दोनों यहाँ पे कहीं ज्वाइंट होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। अब दूसरा क्या है, पहला 3, उसके बाद 2 है, 3 वाला 2 से ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे 3 वाला है, ये 2 से ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है, 4 है और 4 वाला 3 से ज्वाइंट हो रहा है, 4 वाला 3 से ज्वाइंट हो रहा है, तो यहाँ पे होगा। इसको इस तरीके से हम लोग बना देंगे, तो ये हो गया। और यही जो है ये फंक्शन एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और देखें तो कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिख रहा है जब हम x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 - 1, ठीक है। मतलब यदि हम लोग इस तरीके से डिफाइन करें एफ सच दैट x -1, मतलब इस तरीके से चेंज हो रहा है फंक्शन कि x -1 में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी एफ एक्स इज इक्वल टू x -1, और इसी एफ एक्स को हम लोग y मानते हैं। मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन हो गया ये y इज इक्वल टू x -1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। यहां पे ये नहीं समझिएगा कि y एक डिफरेंट वेरिएबल है, ये भी x पे होल टू डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग y को यही माने ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे देखिए, तो y कुछ दूसरा नहीं है, बस x पे वो डिपेंड है और x का फंक्शन करने के बाद वो चेंज हो जा रहा है, मतलब x -1 की फॉर्म में हो जा रहा है, लेकिन y भी जो है वो x का ही फंक्शन है। जैसे यहाँ पे भी कल पे हम लोगों ने समझा था डोमेन और रेंज के बारे में, तो ये वाला पार्ट हो गया, जितना इसका इससे रिलेशन कर रहा है ये सब हो गया डोमेन। मतलब डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, 2, 3 and 4, क्योंकि हर एक एलिमेंट को इसे रिलेट रखना है, कोई भी एलिमेंट तो खाली होगा तो ये फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, 2, 3 और 4, और रेंज क्या होगा, इस एफ का रेंज होगा 1, 2 and 3, ठीक है।
आई थिंक ये सभी क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ जनरल टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे जनरल टाइप मतलब जैसे वो आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसी तरीके से कुछ और फंक्शन है, उन्हीं सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पढ़ना है हम लोग को टाइप ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। जैसे पहला टाइप का फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं आइडेंटिकल फंक्शन किस तरीके से होता है। आइडेंटिकल फंक्शन मतलब ये हुआ कि मतलब जो भी क्वांटिटी हम लें बस वही क्वांटिटी आ जाए। जैसे कहने का मतलब है यदि हम कोई एक्स पे कोई फंक्शन लगाते हैं तो फंक्शन का वैल्यू जो आता है वो भी एक्स ही आता है और इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे 1 लेते हैं तो 1 ही आता है, 2 लेते हैं तो 2 आता है, 3 लेते हैं तो 3 आता है। तो इस टाइप का फंक्शन को जिसमें जो भी वैल्यू रखते हैं उसके सेकेंड टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। अब मान लेते हैं कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो एफ सच दैट R to R, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो जहां पे x इसका एलिमेंट है, इसी रियल नंबर का एलिमेंट है, इसी का एलिमेंट है। तो अब कोई फंक्शन यदि आप लोग को इस तरीके से मिलता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जैसे कहने का मतलब है यदि एफ हम लोग 1 ले लेते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, f2 लेते हैं तो उसका वैल्यू 2 आता है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग आइडेंटिकल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन या फिर आइडेंटिकल फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि वो आइडेंटिटी होता है, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब इसी को मान लीजिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे देखिए ये हो गया ओरिजिन 1 2 3 4 5, यहां पे भी वही चीज 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मान लेते हैं इस तरीके से है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये fx को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि इसमें y जो होगा ये डिपेंडेंट होगा x पे, x पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन मतलब फंक्शन डिफाइन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y पे कितना आएगा, 1 ही वैल्यू आएगा, मतलब हम लोग के पास एक पॉइंट यहां मिल गया। सिंस यदि हम स्टार्टिंग से ही देखें, यदि हम x का वैल्यू 0 ले लें तो हम लोग का 0 आएगा, मतलब 0 भी एक पॉइंट हो गया। उसी तरीके से 2 ले लें तो 2 आएगा, 3 ले लें तो 3 आएगा, 4 ले लें तो 4 आएगा। अब देख रहे हैं जैसे पॉजिटिव निगेटिव जो भी हम लेते जाएंगे वही सारी चीजें आती चली जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए -1 लेते हैं तो उसका वैल्यू -1 आएगा, -2 लेते हैं -2 आएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी वैल्यू रखने पर, जैसे वैल्यू रखने पर वही वैल्यू आ जाए, जैसे कोई भी वैल्यू रखने पर कोई वैल्यू आ जाए, ये नहीं कह सकते। कह सकते सिर्फ यही है कि जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू आ जाती है। तो हम लोग ये जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, अब जैसे सेकंड टाइप का फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। इस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि मतलब हम x का कोई वैल्यू रखें, मतलब उसके डोमेन में हम कोई भी वैल्यू लें, लेकिन रेंज में सिर्फ एक ही क्वांटिटी मिलेगी, एक ही वैल्यू मिलेगा चाहे जो मिले, मतलब एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। जैसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब x का हम कुछ भी वैल्यू ले लें आना सिर्फ वही है। ठीक है, अब यहां मान लीजिए x इज इक्वल टू हम लोग 1 ले लेते हैं तो भी यही c आना है, या फिर x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो भी यही c आना है। ठीक है, यदि इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन होता है कि मतलब उसके x का कोई भी वैल्यू लेने पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, तो ये कैसा फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि डिफाइन है f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब ये f जो है ये कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब रियल वैल्यूड के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू सी,
जो इस तरीके से डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब हम x का कोई वैल्यू ले लें, जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू यदि 1 लेते हैं, जैसे यहाँ पे समझाया है, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो भी हमारे पास वही क्वांटिटी आती है, 2 लेते हैं तो भी वही क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आप लोगों के पास कोई क्वांटिटी मिल गई इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब x का वैल्यू 1 ले लें तो भी 3 आना है, 2 ले लें तो भी 3 आना है, 3 ले लें तो भी 3 आना है। जैसे एक प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप लोग बता सकते हैं कौन से एक्सिस पे ये पॉइंट, ये लाइन एक जनरेट करेगा, x इज इक्वल टू 3, मतलब x एक्सिस पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा। कहने का मतलब है कि हम अब y का वैल्यू कुछ भी ले लें, 1 2 -3 -4 -4 कुछ भी ले लें, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आना है, 3 आना है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, y का वैल्यू कुछ भी लेना तो हमको हमारे पास x का वैल्यू सिर्फ 3 ही आना है। इसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम लोग तो भी यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एफ एक्स इज इक्वल टू 3, हम लोग एफ एक्स को हम लोग y माने हैं, तो यहाँ पे मिल गया क्या, y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, y इज इक्वल टू 3 मतलब y एक्सिस पे 3 पॉइंट पे। इसका मतलब हो गया कि यदि हम लोग कोई भी x का वैल्यू ले लें, x का वैल्यू कितना भी चेंज कर दें हम लोग, आना है 3, y का वैल्यू 3 आना है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है जिसमें x का कोई वैल्यू लेने पे उसके इस टर्म में, सेकेंड टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब वो कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, तो ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग को तीसरे टाइप का फंक्शन पढ़ना है, क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे कोई रियल वैल्यूड फंक्शन यदि इस तरीके से डिफाइन हो, जैसे कोई रियल वैल्यूड फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो R to R, जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा क्लास 10th में, कुछ इस तरीके का आप लोग को रिलेशन मिलता होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को कई सारा रिलेशन मिला होगा, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को कई इक्वेशन मिला होगा कि इस तरीके से एक्स का वैल्यू कुछ रख के इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का ये एक पॉलिनोमियल को दिखा रहा है, भले ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यदि एक्स का पावर मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, मतलब ये टाइप का फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। मतलब अब यदि कोई फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है कि वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, जैसे जो इस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट a1x a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x n। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे a1 a2 a3 किसका एलिमेंट होगा, a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट, जो an है वो एलिमेंट है किसी रियल नंबर का एलिमेंट है। तो यदि आपके पास ऐसा फंक्शन मिलता है तो ये कैसा फंक्शन कहलाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, मतलब वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए इसी पे आपको एक कह दिया जाए ग्राफ बनाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल जिसका छोटा सा, जैसे मान लिया जाए कि कोई फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से, रियल नंबर में एफ एक्स इज इक्वल टू, वो डिफाइन किस तरीके से है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस तरीके से डिफाइन है। कह रहा है कि अब इस फंक्शन का हम लोग को ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसमें कुछ वैल्यू आएगी, फिर 2 पुट करेंगे तो फिर कुछ वैल्यू आएगा, 3 पुट करेंगे कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसी का आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। सबसे पहले ये देखिए ये कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैक्सिमम पावर x का 2 है और उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक यूज हुआ, और क्वाड्रेटिक भी एक पॉलिनोमियल होता है। करेक्ट है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो एक्स वाई फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर लें,
यहाँ पे हम लोग का होगा x और ये होगा y। आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। ठीक, अब x का वैल्यू हम लोग एक बार 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, इस तरीके से हम लोग पुट करते चले जाएंगे। अब जो भी क्वांटिटी मिलती है उसको हम लोग y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए y को यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से कई सारी क्वांटिटी मिलेगी। अब मान लेते हैं जब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो f0 ये मतलब यहाँ पे है, तो y का वैल्यू कहां से मिल रहा है, तो f0 मतलब हुआ कि f0 का मतलब हुआ कि इसमें जितना भी x है उसके प्लेस हम लोग को 0 पुट करना है। फिर देखते हैं क्या वैल्यू आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, ये 0 0 हो गया, 0 माइनस 0 प्लस, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर 0 माइनस 0 प्लस 6, मतलब इसका टोटल क्वांटिटी वैल्यू मिल गया 6, मतलब y एक्सिस पे हम लोग को 6 रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से जैसे ही हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, f1, ठीक है, कुछ क्वांटिटी आएगा, वैसे ही हम लोग के पास एक फंक्शन इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा, मतलब एक इस तरीके से एक कर्व बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा लार्ज हो गया, थोड़ा छोटा क्वांटिटी लेते हैं फिर बताते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम लोग को बनाना है, तो ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, सेम जैसे इसका पहले बताया है उसी तरीके से होगा। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट फॉर्म हो गया, मतलब इसका कार्टेशियन एक्सिस, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y, y का मतलब पता है f(x) होता है। अब x का वैल्यू जो हम लोग 0 पुट करेंगे तो f0 का मतलब क्या हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 1। f का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 हो गया। ये सब क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे भी इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसको बनाते चलते हैं। जब हम f का वैल्यू 0 पुट किए हुए हैं, मतलब x का वैल्यू 0 पुट किए हुए हैं, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 1 मिल गया, मतलब ये क्वांटिटी स्टार्ट होगी 1 से। जब x का वैल्यू 1 हो गया, मतलब जब क्वांटिटी यहाँ पे है x का, तो y का वैल्यू कितना मिला 2, मतलब ये जब ये 1 है तो ये कितना है 2 है। ठीक है, अब इसी तरीके से जब x इज इक्वल टू हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 5। जब x का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू 5 है। ठीक है, इस तरीके से जब x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो मतलब 3 का स्क्वायर, x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 10 हो गया, मतलब जब 3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है आप लोगों का इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यही जो होता है इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ होता है। मतलब x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो क्वांटिटी आएगी उसको हम लोग फिलअप करते जाएंगे, जैसे हाई स्कूल में कर रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी हम लोग पुट करते चले जाएंगे। अब हम लोग को चौथे टाइप का फंक्शन के बारे में पढ़ना है। चौथा टाइप का फंक्शन कौन होता है, 4, जो होता है वो रेशनल फंक्शन होता है। यदि कोई रियल वैल्यूड फंक्शन जो f सच दैट r टू r हो, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ, और ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है कि f(x) अपॉन gx। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है ये रेशनल फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को जो इस तरीके से डिफाइन हुआ है f(x) अपॉन gx, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। gx इज नॉट इक्वल टू 0, यदि सोचिए gx 0 हो गया तो f(x) अपॉन 0 ये अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो होता है x, यहाँ पे gx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई क्वांटिटी लेनी है हम लोग को। अब यदि मान लीजिए कोई इक्वेशन हम लोग के पास, ये चीज समझ में आ गया, रेशनल फंक्शन क्या होता है। यदि कोई रियल वैल्यूड फंक्शन इस तरीके से होता है, f(x) और gx, यहाँ पे दो फंक्शन लेते हैं, r2 r माइनस, इसमें से 0 को निकाल दिया जाए,
ये जो समझ में आया, ये हम क्या लिखे हुए हैं, हम ये लिखे हुए हैं कि जी जो इस टाइप का फंक्शन होगा, आर में सारा कुछ मिल सकता है एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के जी एक्स का वैल्यू सारा कुछ मिल सकता है। ये चीज समझ में आया, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी जीरो भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, जीरो यदि यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो आ गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पे जीरो ना आए, ठीक है। तो इस टाइप का जो फंक्शन डिफाइन होगा, जैसे मान लीजिए कोई रियल वैल्यूड फंक्शन ये हो और ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो, तो वो डिफाइन हो इस तरीके से, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, रेशनल फंक्शन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, ठीक है। अब हमको इस ये एक एग्जांपल है सिंपल सा, जो डिफाइन है इस तरीके से, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के तरीके से डिफाइन है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इसमें क्या होता है, वैल्यूज x प्लस वन और x प्लस टू। ये देखिए कि x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये एक अनदर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो x का फंक्शन है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसको, ये एक आर एक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये भी तो एक टाइप का फंक्शन है ना, और ये आर एक्स जो है ये क्या है, रेशनल फंक्शन है, क्योंकि आर एक्स जो भी है वो भी तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के इक्विवेलेंट है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो आर एक्स है वो भी एक टाइप का रेशनल फंक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज नहीं यूज कर सकते, अब देखिए यदि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हम लोग -2 पुट कर दें, तो नीचे वाली क्वांटिटी में क्या आ जाए, ऊपर वाला देख लेते हैं। जैसे -2 प्लस वन, ये तो कुछ आएगा, लेकिन -2 प्लस 2 ये क्या आएगा, -1 अपॉन 0, ये चीज अनडिफाइंड है। तो इसीलिए अब इस केस में हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो नहीं यूज कर सकते, जीरो के अलावा कुछ भी यूज कर सकते, -2 के अलावा, सॉरी -2 के अलावा हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन -2 हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। वैल्यू मतलब मान लीजिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो, तो ग्राफिकल तो आप लोग कर ही लेंगे, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे -2 जो है वो पुट नहीं करना है, क्योंकि -2 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी। अब यदि मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। अब हम लोग को इस पे फाइंड करना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। अब डोमेन के लिए मतलब इधर का ये सेट, ये जो भी सेट होगा, और रेंज के लिए इधर का ये सेट भी, सिंस ये भी आर हम लोग के डिफिनेशन में, यहाँ पे रियल फंक्शन आर से आर में डिफाइन है, ठीक है। तो ये भी आर है और ये भी आर है। अब इस सेट से इस सेट में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है एफ, ठीक है, जो इस तरीके से रिलेशन है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये चेंजिंग किस तरीके से हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो टोटल इन दोनों को जब मिला दिए हुए हैं तो हमारा आर एक्स बन गया है, तो इसको हम लोग आर एक्स लिखें, ज्यादा बेटर पड़ेगा। इसको आर हो गया ये। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आएंगी, ठीक है। अब रियल नंबर में जितने भी क्वांटिटी है वो सब इंक्लूडेड होंगे, बट -2 को छोड़ के, मतलब -2 नहीं आएगा, उसके अलावा वो सारी क्वांटिटी जाएंगी। मतलब x किसका एलिमेंट हो सकता है, x इज एलिमेंट ऑफ r -2। मतलब इस सेट में से हम -2 को निकाल दें तो r का इस कुछ भी वैल्यू ले लें, ये एक सुटेबल वैल्यू आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, डिफाइन होगा। इस सेट का ये जो फंक्शन डिफाइन है, इसका रेंज डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब ये सेट होगा, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, मतलब इस आर का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन मतलब हुआ कि आर माइनस, तो -2 मतलब -2 को हटा के इसमें जितने भी क्वांटिटी आएंगे वो सब डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। और रेंज कहां तक हो सकता है, रेंज तो टोटल आर ही होगा, रेंज ऑफ आर
क्या होगा, ये तो टोटल आर होगा। क्यों आर होगा, क्योंकि इसका जब भी जितना भी वैल्यू रखते जाए उसका उतना वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे था -2 पुट कर दिया तो यहाँ पे अनडिफाइन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ना है। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन भी एक टाइप का इस तरीके से आप लोग जानते होंगे, जैसे यदि मॉड ऑफ एक्स है तो इसका 2 वैल्यू होता है। 2 वैल्यू मतलब इसका एक कंडीशन होता है जो एक्स, अब इसमें सिर्फ एक्स का हम लोग को चाहिए, लेकिन मॉड ऑफ एक्स का तो वैल्यू एक्स ही होगा, चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी लेने चाहे नेगेटिव क्वांटिटी लेने। लेकिन जब हम एक्स को एक्स इज लेस देन 0, जब ये 0 से छोटा होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x, और जब ये 0 से बड़ा होगा तो x आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का फंक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। जैसे कोई फंक्शन यदि इस तरीके से डिफाइन है, मतलब कोई रियल वैल्यूड फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है। तो इस टाइप का फंक्शन जो होता है ये कहलाता है, यही टाइप का फंक्शन जो होता है ये क्या कहलाता है, मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ग्राफिकल में सबसे पहले आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, इसमें 2 वैल्यूज आ सकती हैं। जब x का वैल्यू जो हो 0 से छोटा होगा तो -x आएगा, -x की तरफ एक लाइन बनेगा। अब वही चीज जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा इक्वल टू होगा तो +x की तरफ एक लाइन बनेगा, मतलब x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे f(x) को हम लोग y मानते हैं, तो देखा जाए y का क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे मॉड ऑफ x है। अब मॉड ऑफ x कितने तरीके से डिफाइन है, ये जो क्वांटिटी है ये आप लोग को मॉड्यूलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी मान लो इस चीज का आप लोग को ग्राफ बनाना हो, तो अब ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये एक कार्टेशियन एक्सिस रिप्रेजेंटेड हो गया। अब इसमें हम लोग को x का वैल्यू ये बताए थे हम लोग, y इज इक्वल टू यही होता है, जैसे y इज इक्वल टू यही f(x) को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग को y का वैल्यू जो है वो -x मिला है, एक बार y का वैल्यू जो है x मिला है। और y का वैल्यू जब x मिलता है तो वो कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है। सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उस तरीके से हम लोग यदि x का वैल्यू 1 रखते जाए तो इस साइड हम लोग को मतलब y का वैल्यू -1 मिलता जाएगा, x का वैल्यू 2 रखने पे -2 मिलता जाएगा, मतलब वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगा, मतलब x रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये चीज हम लोग आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पढ़ना है जो है सेनिग्राम फंक्शन, ठीक है। ये एक ऐसा टाइप का फंक्शन होता है जो कंडीशनल होता है, जो फंक्शन पे जो x पे ही डिपेंड करता है, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन डिपेंड करता था। मतलब यदि कोई फंक्शन आप लोग के पास रियल वैल्यूड फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो कि f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 हो जब x इज लेस देन 0 हो, इफ 0 हो जब x इज इक्वल टू 0 हो, और -1 हो जब x इज इक्वल टू 1 हो, सॉरी x इज ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो ऐसा टाइप का फंक्शन जो होता है ये क्या कहलाता है, सेन-गिनम फंक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ये चीज समझ में आ जाएगा, जब x जो है वो 0 से लेसर है तो इसका वैल्यू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू 0, मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू आना है उसका, मतलब फंक्शन को डिफाइन ही कर देता है। मतलब जब x जो है ये छोटा रहेगा, इसी को हम लोग y मानते थे, तो y इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब x जो है वो 0 से छोटा होगा। और y इज इक्वल टू 0 कब आएगा, जब x जो है वो 0 होगा। और y इज इक्वल टू -1 कब आएगा, जब x जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब मान लीजिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया। अब इसी का हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जब x इज लेस देन 0, मतलब x जो है वो 0 से छोटा है, तो y इज इक्वल टू 1 पे इसका ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 मतलब इस तरीके से इधर आ जाएगा ग्राफ इसका,
क्यों इधर हो गया? क्योंकि रीजन क्यों इधर नहीं हुआ, सिंस हम लोग के पास गिवन है जब x जब छोटा है तब y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसलिए सिर्फ इधर का ग्राफ बना है, इधर नहीं बना, क्योंकि x का इक्वल टू 0 पे तो ये 0 वाला कंडीशन है। यदि x 0 से ग्रेटर होगा तो y इज इक्वल टू -1, तब इधर वाला ग्राफ बनेगा। समझिए, जब x जो है वो 0 से छोटा है, मतलब x का कोई 0 से लेसर क्वांटिटी लेते हैं, कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, जैसे -1, जैसे f यदि -1 भी लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 आता है, f यदि -2 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 आता है। ये कैसा फंक्शन हो गया? सिर्फ ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। लेकिन यदि इस तरीके से कंडीशन डिफाइन है तो कैसा होगा? सेंगिनम फंक्शन होगा। अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब x जो है वो 0 से लेसर है तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो मतलब x 0 से बड़ा है तो y का वैल्यू माइनस क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे कहीं माइनस होगा, -1, और ये इस तरीके से डिफाइन होगा। तो इस टाइप के फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज भी समझ में आएगा। हुआ ये किस तरीके से है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि y को ले जाना कहाँ पे है। यदि x जो है 0 से छोटा है तो यहाँ पे 1 हो गया, y इज इक्वल टू 1 पे बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग के पास 7वां टाइप का फंक्शन है जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से नेम से क्लियर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, यदि x जो हो, x मान लेते हैं कि x जो है ये वहां का ये इस तरीके से डिफाइन है, -2 से x जो होगा वो ग्रेटर होगा और 3 से लेसर होगा। तो अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो गया? अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन हो गया? इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू हम लोग के पास -2 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? -2, ठीक है। अब इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से डिफाइन है कि 2 से x बड़ा है इक्वल टू और 3 से छोटा है। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो गया? सिंस ये 2 के इक्वलेंट भी हो सकता है, मतलब इक्वल भी हो सकता है, तो इसलिए अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो अब जिसके मतलब जिधर लेस आर इक्वल टू होगा या फिर जिधर ग्रेटर आर इक्वल टू होगा, अब मान लीजिए कोई इस तरीके से दिया हुआ है 2 से x ग्रेटर है और लेस आर इक्वल टू है 3, तो इस कंडीशन में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कि ग्रेटर आर इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यदि कोई फंक्शन, यदि कोई रियल वैल्यू फंक्शन जो इस तरीके से डिफाइन हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब यहाँ पे ये साइन जान लीजिए कि यदि कोई रियल वैल्यू फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो और उसमें x जो बोला गया हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर्म में हो, तो ऐसी क्वांटिटी का ये जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाला जो इंटीजर फॉर्म आएगा, मतलब जो इंटीजर फॉर्म आएगा उसी को हम लोग इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जैसे 2.5 है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2 है। तो अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब जो भी इंटीजर इसमें वैल्यू है हम लोग उसी को इंक्लूड करते हुए चलेंगे, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटी लेस आर इक्वल टू के हो, लेस आर इक्वल टू आ रहा ना, तो मतलब 3 हो जाएगा, या ग्रेटर इक्वल टू या फिर लेस आर इक्वल टू हो। लेस आर इक्वल टू मतलब यहाँ पे 2 हो गया, ये चीज वैल्यू 2 आ गई। तो ऐसा टाइप का फंक्शन क्या होता है, क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है।